नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि प्रीवियस एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे इन फ्यूचर में किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सब के बारे में जो है वो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो टॉपिक हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर लेते हैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल जो है वो हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं, ताकि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, हमारे पास में वो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 345 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड मिनरे डिजीज। ये डिजीज जो है वो हमारे पास में ईएनटी के टॉपिक की जो है वो डिजीज है। ईएनटी में भी बात करें तो ये हमारे पास में ईयर की जो है वो डिजीज है। अगर ईयर में भी बात करें तो हमारे पास में जो इनर ईयर है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसकी जो है वो डिजीज है। तो पढ़ते हैं आगे और उसके बारे में जो है वो चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इन फ्यूचर में आ सकते हैं। और ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, ये हमने किया है 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हमारे पास में लिस्ट है, वहां से हमने इसको जो है वो सेलेक्ट किया है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और इस चीज को जो है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। जैसा कि कभी भी हम जो है वो कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो क्वेश्चन आंसर वाली स्लाइड हमारे पास में हर टॉपिक के जो है वो अंदर रहती है। अभी क्वेश्चन आंसर वाली स्लाइड हम क्यों लेते हैं, वो इसलिए ली जाती है कि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बच्चों के सामने यही आती है कि कोई भी टॉपिक अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको पता नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कोई भी आप डिजीज पढ़ रहे हो, चाहे आप रेस्पिरेटरी डिजीज पढ़ रहे हो या रेस्पिरेटरी में भी जैसे आपने ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा, तो ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, इसके बारे में अगर बच्चों को पता होगा तो वो वहां पे ज्यादा कंसंट्रेट करेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप किसी रास्ते पे पहले गए हुए हो तो आपको पता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे ट्रैफिक लगता है, तो आप उस रास्ते को आसानी से क्रॉस कर सकते हो। वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू होता है कि अगर आपको पहले से अपने जहन में, माइंड में ये पता होगा कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप पहले से ही जो है वो सावधानी पूर्वक पढ़ोगे। तो इसमें हम बात करते हैं मिनरल डिजीज में कि इसके अंदर जो हो बेसिकली होता क्या है। तो इसकी जो है वो इसकी एटियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, और इस डिजीज का दूसरा क्या नाम है उससे क्वेश्चन आते हैं, और सबसे अहम जो चीज आती है वो आती है हमारे पास में कि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि डिजीज इजी है और प्लस इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो डिजीज बहुत इजी है तो आसानी से हम इसको याद कर लेंगे, प्लस दूसरी चीज हमारे पास में ये रहती है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हमें जो है वो पता चल जाएगा, और क्वेश्चन बिल्कुल जो है वो सीधे आते हैं। तो लेते हैं और इसको जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन की, कि ये जो है वो हमारे पास में डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं इतनी बड़ी आप डेफिनेशन देख रहे हो कि यार इतना बड़ा डेफिनेशन कैसे होगा, तो एक सिंपल मैं आपको एक वर्ड में बता दूं कि जैसे कोई भी कहते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी इंक्रीज होना हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जो एंडोलिफ होता है, ठीक है, एंडोलिफ होता है, वो अगर एक्सेसिव हो जाए उसी को हम मिनरी डिजीज कहते हैं। बस अगर एक सेंटेंस में अगर मैं इस डिजीज को पूरा करना चाहूंगा तो वो चीज आती है हमारे पास में कि जो एंडोलिम्फ है वो बढ़ जाता है, उसी को हम मिनरी डिजीज कहते हैं। अब एंडोलिम्फ क्या होता है ये तो चीज आपको पता होनी चाहिए। एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ क्या होता है, देन बोनी लैब्रिन्थिथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिथ क्या होता है, ये सारी चीजें। क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन याद करनी है तो आप ये कर सकते हो कि जो एंडोलिम्फ है वो एक्सेसिव हो जाता है, उसी को हम कहते हैं मिनरी डिजीज। अब उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ लेंगे कि इसके अंदर जो हो वर्टिगो हमें देखने को मिलेगा, देन टिनिटस देखने को मिलेगा, देन हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, और ऐसा लगेगा कि हमारे कान के अंदर कुछ जो है वो भारी चीज भरी हुई है। तो ऐसा जो है वो फुलनेस ऑफ ईयर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें बेसिक मीनिंग का जो हो पता होगा। तो अगर एक सेंटेंस की बात करूं
तो उसमें हमारे पास में आ जाता है कि इंक्रीज एंडोलिम्फ कॉल्ड द मेनरी डिजीज। अभी एंडोलिम्फ क्या होता है, पेरोलिम्फ क्या होता है, ये हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद इसकी एनाटोमी भी जो है वो हम देखेंगे। तो मेनरी डिजीज इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ द इनर ईयर। क्या है? मेनरी डिजीज जो है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। किसका है? इनर ईयर का। कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस, टिनिटस मतलब रिंगिंग इन द ईयर्स एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर। यानी कि मेनरी डिजीज क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया गया कि मेनरी डिजीज क्या है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर। अब क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसका मतलब क्या हो गया? क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब हो गया है कि लंबे समय तक, ऐसा नहीं है कि अभी सडनली हुआ और अभी सारी चीजें होगी। तो मेनरी डिजीज जो है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। और क्रोनिक डिसऑर्डर किसका है दोस्तों? इनर ईयर का। मैंने पहले बताया था कि ये ईयर की डिजीज है। ईयर के हमारे पास में 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में हमारे पास में जो है वो ट्यूब आती है, एस्टिकन ट्यूब, जो मतलब हियरिंग ट्यूब जो है वो आती है। देन उसके बाद मिडल ईयर में हमारे पास में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एमआईसी वो आते हैं। देन उसके बाद इनर ईयर में हमारे पास में सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया आता है। तो ये जो मेनरी डिजीज है ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। किसका? इनर ईयर का, जिसके अंदर क्या होगा? रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो। ठीक है, हर पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या होगा? वर्टिगो वाली कंडीशन आएगी। अब वर्टिगो क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, वर्टिगो आपने देखा होगा कि एक तरीके से बैलेंस न बनाने वाली चीजें हैं, मतलब चक्कर आने वाली जो चीजें हैं वो आ गए हमारे पास में वर्टिगो। तो ये इसके अंदर जो हमारे पास में रिकरेंट एपिसोड्स होता है वर्टिगो का, एंड फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस। ठीक है, हियरिंग लॉस होता है वो भी फ्लक्चुएटिंग, कभी सही सुनाई देगा, कभी कम सुनाई देगा, कभी बहुत ज्यादा सुनाई देगा, मतलब फ्लक्चुएटिंग होगा। टोटल कंप्लीट हियरिंग लॉस नहीं होगा, हियरिंग लॉस होगा लेकिन वो फ्लक्चुएटिंग टाइप का होगा, ऊपर नीचे होगा, कभी बिल्कुल सही सुनाई देगा, कभी बिल्कुल कम सुनाई देगा, कभी बहुत ज्यादा सुनाई देगा। टिनिटस, टिनिटस क्या होता है दोस्तों? रिंगिंग इन द ईयर, रिंगिंग सेंसेशन हो जाता है हमारे पास में ईयर के अंदर, उसको बोलते हैं हम टिनिटस। एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द एयर, और हमें कैसा महसूस होगा कि कान के अंदर जो है वो कोई चीज भरी हुई है, तो इसको हम कहते हैं मेनरी डिजीज। तो मेनरी डिजीज जो है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। किसका? इनर एयर का, जिसके अंदर बार बार जो है वर्टिगो के एपिसोड आते हैं, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होता है, टिनिटस होता है एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर होता है। अब ये सारी चीजें क्यों होती है इसको हम ले लेते हैं। एंड इट अकर ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोलिम्फ। सिंपली आपको याद रखना है, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोलिम्फ। मैंने आपको शुरू में एक बताया था कि एंडोलिम्फ जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज होती है। अब ये एंडोलिम्फ कहाँ प्रेजेंट होता है उसको तो हमें एनाटोमी में देखना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि एक हमारे पास में जो है वो 2 लेयर होती है, एक बोनी लैब्रिन्थिस होता है, एक हमारे पास में मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थिस होता है। तो जो हमारे पास में मेम्ब्रेनियस लैब्रिन्थिस हो वहां पे एंडोलिम्फ होता है, और जो बोनी लैब्रिन्थिस होता है वहां पे हमारे पास में जो है वो पेरिलिम्फ होता है। मतलब 2 प्रकार के फ्लूइड जो है वो भरे होते हैं, और डिटेल से हमारे पास में आगे आएगा, डोंट वरी। तो ये जो है वो इसके अंदर इट्स अकर ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोलिम्फ, यानी कि एंडोलिम्फ का जो है वो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहेंगे मेनरी डिजीज। excessive accumulation of inner air, that is called labyrinthis, leading to increased pressure and distribution in balance and hearing mechanism। ठीक है, अब देखो एंडोलिम्फ जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वो प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारे पास में बैलेंस जो है वो भी गड़बड़ा जाएगा, और जो हियरिंग की कैपेसिटी है वो भी गड़बड़ा जाएगी। मतलब हियरिंग लॉस भी होगा और बैलेंस लॉस भी होगा। एंड आल्सो नोन एज एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। इसको जो है वो किस नाम से जानते हैं? इसको जो है वो एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज जो है ध्यान रखना। अब ये कैसे बना है इसको देखो, ये हो गया हमारे पास में एंडोलिम्फ। ये जो एंडोलिम्फेटिक है वो बना है हमारे पास में किससे दोस्तों? एंडोलिम्फ से। ठीक है, ये किससे बना है दोस्तों? एंडोलिम्फ से। हाइड्रोप्स का मतलब इंक्रीज हो जाना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में इंक्रीज। तो एंडोलिम्फ जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज होती है। तो इसीलिए इसका नाम एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में एनाटोमी रिव्यू, क्योंकि ये हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एंडोलिम्फ बढ़ जाता है, एंडोलिम्फ बढ़ जाता है। तो ये एक्चुअली एंडोलिम्फ जो है वो होता क्या है इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास में ईयर आ गया। ईयर में हमारे पास में 3 पार्ट, ये यहां से लेके यहां तक जो चीज है वो आ गई हमारे पास में आउटर ईयर।
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से लेके जो हमारे पास में कोक्लिया तक है, ये आ गया हमारे पास में मिडल ईयर, और उसके बाद में जो है वो कोक्लिया से ओवल विंडो से लेके जो हमारे पास में अंदर वाला चीज बची, ये हो गया हमारे पास में इनर ईयर। ठीक है, ये आउटर ईयर, ठीक, ये हमारे पास में मिडल ईयर, और ये अंदर वाला जो है वो हमारे पास में इनर ईयर। अब इनर ईयर की स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये वाला, ये जो आपको सर्किल यहाँ पे बनाया गया है, इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे ले लेते हैं। तो आपको पता ही है कि इनर लेयर में जो है वो हमारे पास में दो पार्ट होते हैं। कहाँ से? इनर लेयर यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, ये जो आप पार्ट देख रहे हो यहाँ से जो है हमारे पास में शुरू होता है। अब ये दो पोर्शन में होता है। एक जो है हमारे पास में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। सेमी सर्कुलर कैनाल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, और एक जो है वो राउंड फिगर में जो स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं कोक्लिया। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो, सेमी सर्कुलर कैनाल का जो है वो बेसिकली क्या फंक्शन होता है, ये हमारे पास में बॉडी का बैलेंस बनाने में काम करती है। और ये जो राउंड स्ट्रक्चर है कोक्लिया, ये क्या करता है हमारे पास में, ये हियरिंग को कंट्रोल करता है। ठीक, ईयर की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ईयर जो है वो हमारे पास में दो काम करता है। एक तो हमारे पास में बैलेंस का काम करता है। तो किसी पर्सन को आपने देखा होगा कि जब किसी गाड़ी के अंदर जा रहे तो उनको उल्टी होती है, तो वो बैलेंस से रिलेटेड ही जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो एक तो हमारे पास में ईयर जो है वो क्या काम करता है दोस्तों, बैलेंस का काम करता है। ठीक है, और ईयर का दूसरा काम है हमारे पास में हियरिंग का, सुनने का काम है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में दोनों कार्य कौन करता है दोस्तों, ये हमारे पास में ईयर करता है। अब इस ईयर की स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर जो है वो कैनाल के अंदर कैनाल फंसी हुई होती है। इसको यूं समझो, इस यहाँ ये चीज समझ में आ गई तो सारी चीज समझ में आ गई। अगर हमारे पास में इनर ईयर की स्ट्रक्चर को कहें तो ये कैनाल के अंदर कैनाल होती है। अब ये कैनाल के अंदर कैनाल क्या चीज होती है, इसको हम समझते हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास में रिफिल होती है, ठीक है, आपने पेन देखा होगा, ये तो चलो मेरा डिजिटल पेन है, वरना मैं खोल के दिखा देता। तो पेन देखते हैं, तो पेन के अंदर हमारे पास में क्या आता है, जब हम उस पेन को खोलते हैं तो अंदर हमारे पास में एक रिफिल वाला पार्ट होता है। ठीक, रिफिल होती है, और उसके अंदर जो है वो इंक भरी हुई होती है। राइट, सेम डिक्टो वो चीज यहां पे होती है। यानी कि जो हमारे पास में सबसे बाहर आ गया इसका कवरिंग, फिर आप अंदर चलोगे तो हवा आ गई। हवा जो आ गई वो आ गई हमारे पास में पेरिलिम्फ। समझ में आ गया? हवा जो है वो आ गई पेरिलिम्फ, फिर हमारे पास में एक लेयर प्रेजेंट होगी, और उसके अंदर प्रेजेंट हो गई हमारे पास में इंक। तो जो इंक है वो हमारे पास में एंडोलिम्फ है, और जो बाहर हवा है वो हमारे पास में पेरिलिम्फ है। अब इसको समझो, जो अंदर हमारे पास में रिफिल है, रिफिल में जो हमारे पास में इंक भरी हुई है, तो जो रिफिल है इसको बोलते हैं बोनी लैब्रेंथिथ। क्या बोलेंगे दोस्तों? बोनी लैब्रेंथिथ। और जो बाहर कवरिंग है, ठीक है, उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनियस लैब्रेंथिथ। यहां तक चीज क्लियर होगी? बाहर जो कवरिंग है, जो खोखा है, जो कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लैब्रेंथिथ, और अंदर हमारे पास में जो है वो रिफिल है जिसके अंदर इंक भरी हुई थे, उसको हम बोलते हैं बोनी लैब्रेंथिथ। दो जो हमारे पास में मेम्ब्रेनियस लैब्रेंथिथ है, जो बाहर वाली है, उसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा होता है? उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, सॉरी, बाहर वाला पार्ट बोनी लैब्रिंथिथ होता है, अंदर वाला पार्ट मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथिथ होता है। थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया। जो बाहर वाला पार्ट है बोनी लैब्रिंथिथ, वहां पे हमारे पास में पेरिलिम्फ भरा होता है, और अंदर जो इंक वाला पार्ट है वो आ गया हमारे पास में मेम्ब्रेलिंथ, वहां पे हमें एंडोलिम्फ होता है। अब ये कैसे, मेरे को देखो कैसे चीज पकड़ी, मैंने याद रखा बीपी से। ठीक है, यानी कि बोनी पार्ट में, बोनी लैब्रिंथिथ में हमारे पास में पेरिलिम्फ होता है, और जो मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथिथ है, ठीक है, मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथिथ है, उसमें हमारे पास में एंडोलिम्फ होता है। ठीक, तो ऐसे ट्रिक से याद रख लो। तो देखो, मैं अभी थोड़ा सा जो हो कंफ्यूज हो गया, अब आपको सारी चीजें क्लियर। तो जो बाहर वाली चीज है उसको हम बोलते हैं बोनी लैब्रिंथिथ, और जो अंदर वाली चीज है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथिथ। बोनी लैब्रिंथिथ में हमारे पास में जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पेरिलिम्फ, और जो अंदर भरा होता है उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। ठीक है, और अगर इसकी स्ट्रक्चर करें, जैसे मैं ईयर की इस कोक्लिया वाला पार्ट को यहां से काट दूं, तो या यहां से मैं काट दूं, तो इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा वाला पार्ट जो हो दिखेगा। अब इसमें पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ कैसे भरा होता है? वो भरा होता है इस तरीके से, इस तरीके से होता है। ये हमारे पास में अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि क्या होता है, एंडोलिम्फ, और ये हमारे पास में बाहर वाला पार्ट होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, अंदर वाला पार्ट हो गया एंडोलिम्फ, और ये बाहर जो है वो इस तरीके से जो हो भरा होता है, इसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। ये देखो, ये इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर होती है। तो जो हमारे पास में एंडोलिम्फ है उसका जो है वो सिक्रेशन बढ़ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन मिनरे डिजीज। तो दैट द इनर ईयर लैब्रिंथिथ हैज टू पार्ट, कौन कौन सा? बोनी लैब्रिंथिथ एंड मेम्ब्रेनियस
लैब्रेंथिथ। दो पार्ट होते हैं हमारे पास में इनर ईयर के, बोनी लैब्रेंथिथ और मेम्ब्रेनस लैब्रेंथिथ। बोनी लैब्रेंथिथ जो है वो किससे भरा होता है? फिल्ड विथ पेरिलिम्फ। ठीक है, किससे भरा होता है दोस्तों? पेरिलिम्फ से भरा होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कि बीपी से आप इसको जो है वो याद रख लेना, बोनी लैब्रेंथिथ दैट इज कॉल्ड पेरिलिम्फ। उसके बाद सेकंड आया था हमारे पास में मेम्ब्रेनस लैब्रेंथिथ फील्ड विद द एंडोलिम्फ। अंदर वाला पार्ट होता है, ये हो गया हमारे पास में मेम्ब्रेनिस। तो आप मेम्ब्रेनिस से याद रखोगे तो मेम्ब्रेनिस भी एम ई से शुरू होता है, मतलब मेम्ब्रेनिस और एंडोलिम्फ। तो अंदर वाले मेम्ब्रेनिस में एंडोलिम्फ होता है, बाहर वाले में पेरिलिम्फ होता है। अब ये एंडोलिम्फ होता है, यही इंक्रीज हो जाता है, यही हमारे पास में जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मेनरे डिजीज होती है। अब ये इंक्रीज होगा तो हियरिंग और बैलेंस दोनों में जो है वो हमारे पास में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, इन मिनरे डिजीज एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड इज अप एक्सेसिवली। ठीक है, एंडोलिम्फ फ्लूइड जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है एंड एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स कोजिंग प्रेशर ऑन द सेंसरी सेल्स इन द कोक्लिया एंड वेस्टिबुलर सिस्टम। अब जैसे हमारे पास में एंडोलिम्फ बढ़ेगा, वो एंडोलिम्फ जो है वो आगे प्रेशर अराइज करेगा, और प्रेशर अराइज कहां करेगा दोस्तों? कोक्लिया के अंदर जो सेंसरी सेल्स है, कोक्लिया के अंदर जो सेंसरी सेल है वहां पे, और वेस्टिबुलर सिस्टम में जो हमारे पास में बैलेंस बनाने वाली सेल है वहां पे जो है वो अटैक करता है। तो ये चीज हो गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ, या हम कहें कि जो मेम्ब्रेनस लैब्रेंथिथ है। अब देखो ये स्ट्रक्चर मैं बताता हूं कि किस तरीके से हमारे पास में ये चीजें बढ़ती है। तो आप ये देख सकते हो, ये देखिए, ठीक, ये हमारे पास में देख रहे हो। तो ये जो मैंने आपको पहले पार्ट बताए थे, तो ये हो गया हमारे पास में पेरिलिम्फ, मतलब ये और ये जो है वो हमारे पास में पेरिलिम्फ हो गया, और ये अंदर वाली चीज हो गई हमारे पास में एंडोलिम्फ। अब एंडोलिम्फ में ही जो है वो हमारे पास में ये आ गया हमारे पास में ऑर्गन ऑफ कोर्टी, जो कि बेसिकली किसका काम करते हैं दोस्तों? हियरिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं दोस्तों? हियरिंग का जो है वो कार्य करते हैं। तो ये अगर एंडोलिम्फ बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हियरिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, एज वेल एज बैलेंस में भी जो है वो प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ईटियोलॉजी, कि ये जो हमारे पास में पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ है, या जो एंडोलिम्फ है, वो एक्सेसिव क्यों होता है? तो सबसे पहला तो रीजन यही आ जाता है कि कोई भी चीज एक्सेस क्यों होती है, या तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, या उसका एब्जॉर्वेशन कम हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास में एंडोलिम्फ है, ये इनर वाले पार्ट से ही सीक्रेट होती है, और वहीं पे जो है वो हमारे पास में एब्जॉर्ब होती है। जो स्टार्का वेस्कुलर है वहां से जो है वो सीक्रेशंस होता है, और जो डार्क सेल्स है वहां पे जाके जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में कि या तो सीक्रेशन ज्यादा हो जाए तब एंडोलिम्फ बढ़ जाएगा, या फिर हमारे पास में एंडोलिम्फ का एब्जॉर्वेशन कम हो जाए। सीक्रेशन उतना ही हो रहा है लेकिन एब्जॉर्वेशन कम हो जाएगा, तो भी ये कंडीशन आने वाली है। सेम वही चीज जैसे हमने सीएसएफ के अंदर पढ़ी थी, कि सीएसएफ भी जो है वो हमारे पास में इंक्रीज कम होता है, या तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, या प्रोडक्शन नॉर्मल है लेकिन उसका एब्जॉर्वेशन जो है वो कम हो जाए। तो एग्जैक्ट कोजेज इज अननोन बट पॉसिबल फैक्टर्स इंक्लूडेड। एग्जैक्ट कोजेज क्या है इसके, वो तो अननोन है मेनरी डिजीज के, लेकिन फिर भी क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं उनको हम लेते हैं। तो सबसे पहला आ गया एबनॉर्मल एंडोलिफिक प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्वेशन। ये सबसे मेन चीज है। या तो हमारे पास में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, एक कंडीशन ये हो सकती है, और एब्जॉर्वेशन जो है वो हमारे पास में नॉर्मल है। मतलब दो कंडीशन बन सकती है, या तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए एंड एब्जॉर्वेशन जो है वो नॉर्मल हो, राइट, या फिर प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास में नॉर्मल है लेकिन एब्जॉर्वेशन जो है वो हमारे पास में जो है वो डिक्रीज है, राइट। तो ये कंडीशन हो सकती है पहली चीज। दूसरी आती है एलर्जीज। एलर्जीज की कंडीशन में हमारे पास में जो है वो एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसके अंदर होता है। नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन स्पेशली इन द इनर ईयर। ठीक है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन होता है स्पेशली जब इनर ईयर के अंदर जो है वो इन्फेक्शन होता है, तो वहां पे भी एंडोलिम्फ बढ़ता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजन या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है हमारे पास में कि अगर फैमिली मेंबर में कहीं पे किसी को भी जो है वो मेनरी डिजीज है, तो आने वाली संतति में भी जो है मेनरी डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेड इंजरी और ट्रोमा। हेड इंजरी हो जाए या ट्रोमा हो जाए उस कंडीशन में होता है। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द इनर ईयर। देखो हमारे पास में ब्लड सप्लाई जो है वो इनर ईयर के अंदर जो है वो कम हो जाएगी, राइट। इनर ईयर के अंदर जो है वो हमारे पास में ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास में दोस्तों, कि ये जो हमारे पास में जो है वो
एंडोलिम्फ प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्ट्रेस एंड हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, स्ट्रेस एंड हार्मोनल चेंजेस जो है वो इस एंडोलिम्फ को जो है बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास में एंडोलिम्फ जो है बढ़ जाता है। कौन सा? एबनॉर्मल प्रोडक्शन या फिर एब्जॉर्बेशन, एलर्जीज की कंडीशन में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन में, वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन कंडीशन में, हेड इंजरी और ट्रॉमा की कंडीशन में, वेस्कुलर डिसऑर्डर एंड स्ट्रेस एंड हार्मोनल चेंजेज में जो है वो हमारे पास में एंडोलिम्फ जो है वो बढ़ जाता है। ये जितनी भी चीजें हो रही है इनमें फाइनली जो है हमारे पास में क्या होता है कि एंडोलिम्फ है वो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। अब यहां तक अगर आपने देख लिया है तो पैथोफिजियोलॉजी बहुत ईजी है क्योंकि सारी चीजें तो हमने जो है वो देख ली है। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ओवर प्रोडक्शन और इंपेयर्ड एब्जॉर्वेशन ऑफ एंडोलिम्फ, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, वही सारी चीजें कि या तो ओवर प्रोडक्शन हो जाए, किसका? ओवर प्रोडक्शन हो जाए एंडोलिम्फ का, या फिर इंपेयर्ड एब्जॉर्वेशन हो जाए हमारे पास में एंडोलिम्फ का, तो उसकी वजह से एंडोलिम्फ इंक्रीज हो जाएगा। अब ये एंडोलिम्फ इंक्रीज हो जाएगा तो इंक्रीज प्रेशर विद इन द मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिस। अब ये हमारे पास में एंडोलिम्फ कहां प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिस में। अब वहां पे एंडोलिम्फ बढ़ गया मतलब मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिस में जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डायलेशन एंड रप्चर ऑफ एंडोलिम्फेटिक मेम्ब्रेन। अब इसकी वजह से क्या होगा? मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिस में जो है वो एंडोलिम्फ धीरे धीरे जो है वो बढ़ता रहेगा, तो वहां पे जो मेम्ब्रेन है अंदर वाली उसका डायलेशन होगा, धीरे धीरे डायलेशन होगा। जितनी वो डायलेट हो सकती है उतना तो डायलेट होगा। भाई कोई भी पानी की ट्यूब है उसके अंदर आप प्रेशर बढ़ाते रहोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे वो पानी की ट्यूब बढ़ेगी। अब जितना उसका डायलेशन की कैपेसिटी उतनी तो हो जाएगी, देन उसके बाद वो क्या होगी दोस्तों? रप्चर हो जाएगी। अब रप्चर हो जाएगा, ये हमारे पास में एंडोलिम्फ रप्चर हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये एंडोलिम्फ जो है वो हमारे पास में पेरिलिम्फ के साथ मिक्सअप हो जाएगा। कैसे? ये तो होगा क्योंकि ये देखो, ये हमारे पास में जो है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिस है, ये लो इस कलर से लेते हैं, ये हमारे पास में मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिस है जिसके अंदर जो है वो एंडोलिम्फ भरा हुआ था। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो ये ट्यूब बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक टाइम तक बढ़ेगी, फिर ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर हो जाएगी तो एंडोलिम्फ और ये पेरिलिम्फ है और ये जो है वो पेरिलिम्फ है, दोनों जो है वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। अब मिक्सअप होने के बाद में क्या होगा? दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस एंड हियरिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, दोनों आपस में जो है मिक्सअप हो जाएंगे, प्रेशर मेंटेन होगा नहीं। अब प्रेशर जब तक मेंटेन नहीं होगा तो बैलेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास में? एंडोलिम्फ और पैरालिम्फ जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी दोनों तो मिक्सअप हो गए तो प्रेशर मेंटेन हो नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास में बैलेंस और हियरिंग रिसेप्टर्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलेगा? वर्टिगो देखने को मिलेगा, टिनिटस देखने को मिलेगा, हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, एंड फुलनेस सेंसेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये पैथोफिजियोलॉजी का बहुत ईजी है, कोई डाउट नहीं है। सिंपली आपको दो तीन चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले क्या हुआ? ओवर प्रोडक्शन हो गया तो एंडोलिम्फ का, या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन होगा एंडोलिम्फ का, तो उसकी वजह से क्या होगा? धीरे धीरे एंडोलिम्फ जो है वो बढ़ता रहेगा। एंडोलिम्फ धीरे धीरे जो है वो हमारे पास में बढ़ता रहेगा, देन उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे जो है वो एंडोलिम्फ बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिस है वहां पे प्रेशर अराइज होगा। अब मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिस भी बढ़ेगा। अब मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिस जो है वो एक लिमिट तक तो जो है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके बाद वो रप्चर हो जाएगा। जैसे ही मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिस रप्चर होगा तो जो एंडोलिम्फ और जो पैरोलिम्फ है वो दोनों के दोनों आपस में जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्सअप होने की वजह से जो है वो हमारे पास में बैलेंस और हियरिंग रिसेप्टर्स है वो जो है वो काम करना सही तरीके से जो है वो बंद कर देंगे, जिसकी वजह से वर्टिगो, टिनिटिस, हेयरिंग लॉस एंड फुल सेंसेशन जो है वो अकर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि किसी भी क्लाइंट को जो है वो अगर मिनरी डिजीज है तो उसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्टिगो देखने को मिलेगा। वो ऑलरेडी हमने जो है वो डेफिनेशन जब पढ़ी थी वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो सीवियर स्पिनिंग सेंसेशन लास्टिंग मिनट्स टू आवर्स ओफन विथ नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? सीवियर स्पिनिंग सेंसेशन होता है, ठीक है ना, जैसे चक्कर आने वाली जो यह है ऐसी वाली कंडीशन आती है, वर्टिगो वाली कंडीशन आप लोगों को पता ही है। बताने से ज्यादा आप लोग फील कर सकते हो कि वर्टिगो जो है वो क्या होता है, और ये वर्टिगो जो है वो हमें जो है वो मिनट से लेके आवर्स तक देखने को मिलता है।
ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल भी हो जाता है। एंड उसके साथ साथ नोजिया एंड वोमिटिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी। सेकेंड जो क्लिनिकल फीचर्स है वो आता है हमारे पास में टिनिटस। टिनिटस आता है हमारे पास में कि कानों के अंदर रिंगिंग रोरिंग सेंसेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं टिनिटस, झंझनाहट की सी जो आवाज है उसको कहते हैं। तो रिंगिंग, रोरिंग एंड बजिंग साउंड इन द ईयर, ईयर के अंदर जो है हमारे पास में रिंगिंग, रोरिंग, बजिंग साउंड जो है वो सुनाई देती है, इसको बोलते हैं टिनिटस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्लक्चुएटिंग सेंसोरियम हेयरिंग लॉस। फ्लक्चुएटिंग सेंसरिंग हेयरिंग लॉस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होता है, कई बार जो है वो हमें नॉर्मल आवाज सुनाई देती है, कई बार जो है वो हमें बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, और कई बार जो है वो हमें बहुत लो साउंड सुनाई देता है। फ्लक्चुएशन होता है सुनने में, ठीक है, कभी कम सुनाई देता है, कभी ज्यादा सुनाई देता है, और कभी जो है वो नॉर्मल सुनाई देता है। तो ये होता है, यानी कि इनिशियली रिवर्सिबल बट बिकम परमानेंट विथ रिपीटेड अटैक्स। शुरू शुरू में जो है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल इन द सेंस कि जैसे आज जो है वो मेरे पास में ऐसी दिक्कत आई जिसमें मेरे पास में जो है वो क्या होता, फ्लैचुटिंग सेंसरियम लॉस हुआ, यानी कि कभी कम सुनाई दे रहा है, कभी ज्यादा सुनाई दे रहा है, और ऐसा देखने को मिलता है। बट ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि एक बार हुआ देन वापस में नॉर्मल कंडीशन में आ जाऊंगा, और तब मुझे लगा क्या कि मुझे तो कोई चीज की दिक्कत है ही नहीं है। लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन अगर बार बार अटैक आता रहे ऐसी कंडीशन का, तो ये फिर परमानेंट भी जो है वो हो सकता है। और लास्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एरोल फुलनेस। एरोल फुलनेस क्या होता है कि जो हमारे पास में ईयर है वो हमें ऐसे फील होगा कि कोई भारी चीज जो है वो अंदर अटकी हुई है, या कान जो हो बिल्कुल भारी भारी सा फील करेगा, और वो तो करेगा ही करेगा क्योंकि एंडोलिम वहां पे जो है वो प्रेशर से भरा हुआ है। तो सेंसेशन ऑफ प्रेशर और फुलनेस इन द अफेक्टेड एयर, यानी कि ऐसा सेंसेशन होगा हमारे पास में प्रेशर का, और अफेक्टेड ईयर जो है वो हमारे पास में बिल्कुल फुलनेस तरीके से जो है वो फील होगा। तो ये हमारे पास में देखने को मिलते हैं क्या क्या चीजें, वर्टिगो देखने को मिलेगा हमें, टिनिटस देखने को मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग सेंसोरियम हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, एंड ओरल फुलनेस, या जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों इनर ईयर फुलनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अदर सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं उसको भी हम लेते हैं। वो चार जो हमने सिम्टम्स डिस्कस किए थे वो तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, और कौन कौन से सिम्टम्स है जो हमें देखने को मिलेगा। तो पहली चीज आती है हमारे पास में नियोस्टिग्मस। नियोस्टिग्मस क्या होता है, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट कैसे, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, ये ठीक है, इधर मुझे देखना होगा तो मैं यूं देखूंगा, इधर मुझे देखना होगा तो मैं यूं देखूंगा, तो बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है, तो वो तो हो गया हमारे पास में वॉलेंट्री आई मूवमेंट। नियोस्टिग्मस में क्या होता है कि वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, मैं इधर देखना चाहूंगा तो आंखें इधर, अब मेरी एक साइड हो नहीं रही है, ठीक है, तो इधर उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। कुल मिला के जो हमारे पास में आई के ऊपर जो हमारे पास में कंट्रोल नहीं होगा, जिसको बोलते हैं नियोस्टिग्मस। देन उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास में लॉस ऑफ बैलेंस एंड अनस्टेडी गेट। ठीक है, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, वो तो गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा, क्योंकि हम बात यही कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास में बैलेंस और हियरिंग का जो है वो लॉस होता है। तो इसके अंदर हमारे पास में जो है वो लॉस ऑफ बैलेंस होगा, एंड अनस्टेडी गेट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेडेक। हेडेक देखने को मिलेगा। फटिक आफ्टर अटैक, अटैक होने के बाद में, अटैक मतलब जो हियरिंग लॉस का जो अटैक हुआ है उसके बाद बड़ी वीकनेस आएगी, और जब अटैक नहीं होता है तो क्लाइंट बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल जो है वो फील करता है। एंड नोजिया एंड वोमिटिंग भी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो वर्टिगो, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस, एंड देन उसके बाद फुलनेस ऑफ ईयर, टिनिटस, ये तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें जो है वो नियोस्टिग्मस, लॉस ऑफ बैलेंस, हेडेक, फटिक एंड नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिलेगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेन चार सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब उसके बाद में ले लेते हैं कोर्स ऑफ द डिजीज, यानी कि ये जो हमारे पास में डिजीज है वो किस तरीके से होती है। तो एक बार मैंने जो है वो थोड़ी देर पहले बताया था कि बेसिकली ये डिजीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये बेसिकली जो है वो एक जो है हमारे पास में कान को जो है वो अफेक्टेड करती है, लेकिन कभी कभी जो है वो दोनों कानों को भी अफेक्टेड कर सकती है। पहले एक कान को करती है, देन दूसरे कान को भी जो है वो अफेक्टेड कर सकती है। और ये जो हमारे पास में एपिसोड्स आते हैं, ठीक है ना, फुलनेस ऑफ ईयर का है, देन फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस का है, ये मंथ्स ईयर में जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। और जब हमारे पास में बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन आती है तब ऐसा फील ही नहीं होता है कि उस क्लाइंट को जो हो मिनरी डिजीज है। तो देखो, यूजुअली इट्स यूनिलैटरल, यानी कि ये किसको अफेक्ट करते हैं, वन ईयर को जो है वो अफेक्टेड करते हैं एट फर्स्ट। शुरुआती में जो है वो एक कान को जो है वो अफेक्टेड करते हैं, देन धीरे धीरे जो है बढ़ के बाइलेटरल दोनों कानों को जो है वो अफेक्ट करते हैं। देन आता है एपिसोड्स अकर ओवर मंथ और ईयर्स, ठीक है, यानी कि ये जो एपिसोड्स आते हैं वो मंथ से लेके ईयर तक के जो है वो ड्यूरेशन में आ सकते हैं। एंड बिटवीन अटैक पेशेंट में फील नॉर्मल,
यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो अटैक के बीच में जो हमारे पास में कंडीशन आती है जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, उसमें पेशेंट जो है वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल जो है वो फील करता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनरी डिजीज की। क्या है कि बेसिकली ये एक कान को अफेक्टेड करती है, लेकिन अगर एक कान लंबे समय तक रहेगा तो फिर ये दोनों कानों को अफेक्टेड करेगी। ये जो हमारे पास में मंथ से लेके ईयर तक चलती है, और बिटवीन अटैक जो है वो क्लाइंट बिल्कुल नॉर्मल जो है वो फील करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस। कैसे जो है वो पता लगाओगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो हमारे पास में मिनरी डिजीज है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। वही फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जो हो हम उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री देखेंगे कि उसको क्या दिक्कत है। अगर वो बताएगा कि ऐसा वर्टिगो होता है, मुझे कान में ऐसा लगता है कि भारीपन है, मतलब जो जो हिस्ट्री उससे पूछेंगे, अगर वो हमारे पास में इससे कोरिलेट है तो हम कर सकते हैं कि हाँ इसको मिनरी डिजीज हो सकती है। देन रिकरेंट वर्टिगो अटैक लास्टिंग मोर देन 20 मिनट्स, यानी कि वर्टिगो, हल्का फुल्का वर्टिगो तो आपको मेरे को कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर बार बार वर्टिगो अटैक आ रहा है और वो वर्टिगो अटैक मोर देन 20 मिनट से ज्यादा का रहता है, ठीक है, एक बार वर्टिगो आया वो हमारे पास में 20 मिनट से ज्यादा लंबे समय का भी रहता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार इसको जो है वो मिनरी डिजीज हो सकती है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो वर्टिगो अटैक आता है वो हमारे पास में 1 या 2 मिनट का आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। नेक्स्ट होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस, जो कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, अप डाउन जो है वो हियरिंग लॉस होता है। एंड टिनिटस एंड ईयर फुलनेस, ये जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो हमारे पास में चीजें क्या क्या चीजें हुई, हमें वर्टिगो जो है वो अटैक 20 मिनट से ज्यादा मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस मिलेगा, टिनिटस एंड ईयर फुलनेस मिलेगा। इसके साथ साथ हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे जिससे हमें जो है वो पता लग सके। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑडियोमेट्रिक टेस्ट, नाम से पता चला ऑडियोमेट्रिक। ऑडियोमेट्रिक क्या हो गया, मतलब सुनने की जो कैपेसिटी है उसका हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज हो गई हमारे पास में प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हम क्या करते हैं, सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस जो है वो देखते हैं, इसमें लो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास में पहले देखते हैं, सेंसोरियम न्यूरिन लॉस जो है वो देखते हैं, एंड स्पीच ऑडियोमेट्री देखते हैं जिसमें हम धीरे धीरे जो है वो बात करके देखते हैं कि उस पर्सन को जो है वो सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। कुल मिला के हमारे पास में ये जो ऑडियोमेट्री टेस्ट है उसमें दो प्रकार के किए जाते हैं। पहला आ गया प्योर टोन ऑडियोमेट्री, सेकेंड आता है स्पीच ऑडियोमेट्री। अब देखो इसमें बहुत डिटेल से जो है वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री मतलब इसमें टोन जो है वो हम जनरेट करते हैं और फिर देखते हैं कि उस क्लाइंट को कितना जो है वो सुनाई दे रहा है, टोन। देन स्पीच ऑडियोमेट्री में क्या करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार इसको जो है वो सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये दोनों आ गए हमारे पास में ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट। वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं, आपको पता है कि वेस्टिबुलर जो है हमारे पास में किसके लिए किया जाता है, बैलेंस के लिए किया जाता है। तो वेस्टिबुलर जो है हमारे पास में दो चीजें करते हैं, एक हम करते हैं दोस्तों ठीक है, इलेक्ट्रोनियोस्टोमोग्राफी, और सेकंड आता है वीडियो नियोस्टोमोग्राफी। दोनों चीजें जो है वो हम करते हैं। अब देखो नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोनियोमेस्टोग्राफी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि जो निस्टिग्मस है या नहीं है। निस्टिग्मस क्या था हमारे पास में, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ आई, आई के ऊपर जो है हमारे पास में, आई के ऊपर मूवमेंट के ऊपर हमारे पास में कंट्रोल नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं निस्टिग्मस। तो उसको हम चेक करते हैं, इसके लिए इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। देन चेक करते हैं कि निस्टिग्मस है या नहीं है, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ENG, इलेक्ट्रोनियोस्टोमोग्राफी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वीडियो नियोस्टोमोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज दिखाते हैं, ठीक है, दिखाने के बाद देखते हैं कि हमारे पास में आई बॉल का मोमेंट है या नहीं है। कुल मिला के अगर आप सिंपली भाषा में समझना चाहो तो इसमें हम आई बॉल के मोमेंट देखते हैं कि जो आई बॉल का मोमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो चीज आगे हमारे पास में निस्टिग्मस, अगर निस्टिग्मस है तो मतलब हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन को जो हो मिनरी डिजीज है। तो इसके लिए दो तरीके से क्या था, इलेक्ट्रोनियोमेस्टोग्राफी जिसमें हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, फिर हम उसको जो है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है वीडियो नियोस्टोमोग्राफी जिसमें हम वीडियो चला के जो है वो उसके कंट्रोल को देखते हैं, यानी कि टू डिटेक्ट बैलेंस एबनॉर्मलिटी। एंड कैलोरी टेस्ट करते हैं,
रिड्यूस रिस्पॉन्स इन अफेक्टेड साइड। कैलोरी टेस्ट में क्या किया था, कैलोरी टेस्ट जो है वो मैं लूंगा 1-2 दिन में ही जो है वो कैलोरी टेस्ट की बना रखी है उसकी तैयारी, उसको हम बहुत जल्दी जो है वो लेने आने आके आई थिंक 355 नंबर की क्लास में हम इसको जो है वो लेके आएंगे। कैलोरी टेस्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम जो है वो एक बार कान में जो है वो ठंडा पानी डाल के देखते हैं और एक बार जो है वो हम गर्म पानी डाल के देखते हैं, और फिर जो हम टेस्ट करते हैं कि हमारे पास में आई बॉल का मूवमेंट जो है वो किस तरीके से होता है। तो अगर हमारे पास में कोई भी पर्सन मिनरी डिजीज से सफर कर रहा है तो वहां पे रिस्पॉन्स जो है वो रिड्यूस होगा, कम होगा। अब कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे मोटा मोटी हम ले लेते हैं, जैसे कोल्ड वाटर डाल के देखते हैं, तो कोल्ड वाटर जिस कान में डाल के देखेंगे आंखें उधर ही घूम जाएगी। जैसे इस कान में कोल्ड वाटर डाला तो मेरी आंखें यूं घूम जाएगी, जैसे ठंडा पानी डाला यूं घूम जाएगी, ठीक है। देन इधर के साइड में डाला तो मैं इधर आंखें घूम जाएगी, तो ये हो गया। वार्म वाटर जब डालते हैं तो उसमें हमारे पास में क्या होता है, अपोजिट आती है, इधर वार्म डालेंगे तो आंखें यूं जाएगी, इधर वार्म डालेंगे तो आंखें यूं जाएगी, तो ये कोल्ड कैलोरी। अब इसमें क्या होता है, कोल्ड कैलोरी टेस्ट करो या वार्म कैलोरी टेस्ट करो, इसमें जो हमारे पास में रिस्पॉन्स जो आएगा, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमारे पास में काफी जो है वो वीक आएगा। ये चीज ध्यान रखना किसमें, मिनरी डिजीज के अंदर। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। जैसे हमारे पास में ईसीजी आती है, ये आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, मतलब कि इलेक्ट्रोड्स जो है वो इंपल्स जनरेट करते हैं, देन उसके बाद हमारे पास में कोक्लिया किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स करता है उसको हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास में रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी, यानी कि डिटेक्ट इंक्रीज एंडोलिम्फेटिक प्रेशर, ठीक है, यानी कि एंडोलिम्फेटिक प्रेशर को जो है वो हम डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास में ईसीजी वगैरह बनती है वैसे जो है वो हमारे पास में इंपल्स जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं सीटी और एमआरआई स्कैन। सीटी और एमआरआई स्कैन क्या किस लिए किया जाता है, टू रूल आउट अदर कोजेज, यानी कि अगर किसी को कम सुनाई दे रहा है या फुलनेस ऑफ ईयर उसको फील हो रहा है तो उसमें हमारे पास में और क्या हो सकता है, तो उसमें हमारे पास में दोस्तों ट्यूमर हो सकता है, न्यूरोलमा हो सकता है, वो सारी चीजों के लिए हम जो है वो सीटी एमआरआई करते हैं, क्योंकि सीटी एमआरआई में हमारे पास में मिनरी डिजीज में कोई भी ट्यूमर दिखाई नहीं देगा। हाँ, जब हमारे पास में हम प्रेशर चेक करेंगे तो एंडोलिम्फ का प्रेशर जो है वो ज्यादा दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो है वो करते हैं। क्या क्या करते हैं एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें करते हैं डायग्नोसिस में। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, हमने क्लिनिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स देखे, जिसके अंदर हमने ये देखा कि वर्टिगो जो है वो कितने समय के लिए होता है, देन फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होता है, टिनेटस होता है, वो सारी चीज देखी। उसके बाद ऑडियोमेट्रिक टेस्ट देखा, ऑडियोमेट्रिक में हमने प्योर टोन ऑडियोमेट्री देखा एंड स्पीच ऑडियोमेट्री देखा, बोल के देखा कि वो किस तरीके से सुन रहा है, और टोन प्रोड्यूस करके देखा कि वो किस तरीके से सुन रहा है या सुन रही है। देन वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट देखे, वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट में हमारे पास में इलेक्ट्रोनियोस्टेग्मोग्राफी एंड वीडियो नियोस्टेग्मोग्राफी जो है देखा, एंड कैलोरिक टेस्ट देखा, जिससे हमें पता लग सके कि नियोस्टेग्मस है या नहीं है। अगर हमारे पास में मिनरी डिजीज है तो ये दोनों एबनॉर्मल प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इलेक्ट्रोकोग्लियोग्राफी। इलेक्ट्रोकोग्लियोग्राफी में हमारे पास में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स जो है वो इंपल्स जनरेट करके जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट हम करते हैं सीटी एमआरआई स्कैन, कि भाई कहीं हम मिनरी डिजीज को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास में ट्यूमर होगा, अगर हमारे पास में वहां पे जो है वो न्यूरोलमा होगा तो हमें फुलनेस है, टिंटरेस्ट, ये भी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, यानी कि मिनरी डिजीज का जो है वो हम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं ड्यूरिंग एक्यूट अटैक। अगर किसी को सडनली अभी अटैक आया है तो हम क्या क्या मेडिकेशन या किस तरीके से जो है वो उस चीज को ट्रीट करेंगे। जैसे मान लो मैं सडनली यहाँ पे बैठा हूं और सडनली जो है मेरे को मिनरी डिजीज का अटैक आया, तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले बेड रेस्ट इन क्वाइट एंड डार्क रूम, ठीक है, क्लाइंट को बेड रेस्ट पे लेटा देंगे एंड बिल्कुल डार्क रूम में रखेंगे। क्यों, क्योंकि ज्यादा लाइट के अंदर जो है हमारे पास में इरिटेशन होता है, और उसको साथ के साथ एंटी वर्टिगो ड्रग्स जो है वो दी जाती है। एंटी वर्टिगो ड्रग्स कौन सी आती है दोस्तों, ये आती है हमारे पास में मेक्लिजाइन, जिसको हम एंटीवर्ट के नाम से जानते हैं, या फिर डाइजिपाम आता है जिसको हम वेलियम के नाम से जानते हैं, देन डाइएमेहाइड्रेनेट जिसको डेमराइन के नाम से जानते हैं, एंड एंटी एमेटिक देते हैं जैसे प्रोमिथार्जिन है, एंडरएस्ट्रोन है, और सेडेटिव देते हैं एंजाइटी और रेस्ट को इंप्रूव करने के लिए। तो ये हम देते हैं एक्यूट अटैक के अंदर। समझ में आ गया, अगर किसी
क्लाइंट को सडनली जो है वो अटैक हुआ है या सडनली जो है वो मिनरी डिजीज का अटैक हुआ है, तो सबसे पहले तो उसको जो है वो रेस्ट पे करवाएंगे और डार्क रूम में ले जाएंगे। उसके बाद जो है वो कोई भी एंटी वर्टिगो ड्रग्स है वो दी जाती है, साथ के साथ एंटी एमेटिक ड्रग्स दी जाती है और सेडेटिव ड्रग्स जो है वो दी जाती है ड्यूरिंग एक्यूट अटैक के अंदर। अब बिटवीन द अटैक इन द सेंस कि इनके अटैक के बीच में क्या देता है, अटैक के बीच में जो है वो क्लाइंट बिल्कुल नॉर्मल फील करता है, उसको आभास ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बिटवीन द अटैक हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको डायूरेटिक देते हैं। डायूरेटिक में हमारे पास में क्या होगा, वो डायूरेटिक हमारे पास में हाइड्रोक्लोराइड जो है वो रिड्यूस करता है एंडोलिम्फ वॉल्यूम को, यानी कि डायूरेटिक देंगे तो एंडोलिम्फ जो एक्सेसिव था या जो हमारे पास में इंक्रीज हो चुका था, अब डायूरेटिक देने के बाद में हमारे पास में धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक मिनरल डिजीज जो है वो ठीक हो जाएगी। देन उसके साथ हम क्या देंगे, लो साल्ट डाइट देंगे। लो साल्ट डाइट में हम क्या देंगे, लेस देन 1.5 ग्राम पर डे जो है वो सोडियम दिया जाता है। लो साल्ट डाइट दिया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर साल्ट ज्यादा देंगे तो वो हमारे पास में बीपी को भी बढ़ाएगा और वहां पे ब्लड सप्लाई को भी जो है वो इंक्रीज करेगा। देन उसके साथ हम देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, रिड्यूस इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बीटा हिस्टामिन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या करता है हमारे पास में, एयर सर्कुलेशन को जो है वो इंप्रूव करते हैं। तो ये हम देते हैं बिटवीन द अटैक। तो दोनों चीज ध्यान रखना। एक्यूट अटैक के अंदर हम क्या देते हैं, तो एक्यूट अटैक के अंदर सबसे पहले तो क्लाइंट को बेड रेस्ट पे लिया जाता है, डार्क रूम में लिया जाता है, फिर एंटी वर्टिगो जो है वो ड्रग्स दी जाती है, साथ के साथ एंटी एमेटिक ड्रग्स दी जाती है और सेडेटिव भी दिया जाता है। बिटवीन द अटैक क्लाइंट बिल्कुल नॉर्मल फील करता है, उसको एहसास ही नहीं होता है कि उसको कोई दिक्कत है, तो उस दौरान हम डायूरेटिक्स देते हैं ताकि हमारे पास में एंडोलिम्फ की वॉल्यूम को जो है वो डिक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट लो साल्ट डाइट देते हैं, वो भी हमारे पास में 1.5 ग्राम पर डे से कम दी जाती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है रिड्यूस इन्फ्लामेशन के लिए, एंड हमारे पास में जो है वो बेटा हिस्टामिन ड्रग्स देते हैं ताकि ईयर सर्कुलेशन को जो है वो इंप्रूव करवा सके। देन उसके बाद आता है डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम सबसे पहली चीज करेंगे, रिस्ट्रिक्ट साल्ट, कैफीन, अल्कोहल एंड निकोटीन। इनको जो हो हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्या क्या चीजें, साल्ट को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कैफीन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे यानी कि कॉफी का यूज नहीं लेंगे, अल्कोहल को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, एंड निकोटीन है उसका सेवन जो है वो हम बंद कर देंगे या उसको जो है वो खत्म कर देंगे। एंड अवॉइड स्ट्रेस एंड फटिक और स्ट्रेस, इसको जो है वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस और फटिक ये दोनों ही जो है हमारे पास में मिनरल डिजीज को जो है वो बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन। ठीक है, कहीं एंडोलिम्फ को जो है वो कम प्रोडक्शन के चक्कर में हम कहीं उसका जो है वो हाइड्रेशन ही मेंटेन ना करें, तो ये भी जरूरी है हम जो है वो एडुकेट हाइड्रेशन रखते हैं। देन स्लीप प्रॉपरली जो है वो उसको सुलाते हैं, जितनी नींद लेनी चाहिए उतना देते हैं। एंड अवॉइड सडन हेड मूवमेंट, सडनली जो बेड से ऊपर उठते हैं वो मूवमेंट के लिए जो है वो अवॉइड करवाया जाता है। तो ये हम करते हैं हमारे पास में डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। क्या क्या किया, रेस्ट्रिक्ट साल्ट, कैफीन एंड अल्कोहल, निकोटीन, इनका सेवन हमने बंद कर दिया, और स्ट्रेस और फटिक उसको अवॉइड करा। देन एडुकेट हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, प्रॉपरली जो है वो स्लिप रखेंगे, एंड अवॉइड सडन हेड मूवमेंट को जो है वो अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल मूवमेंट। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं भाई, हमें एंडोलिम्फ बढ़ गया है तो उसके लिए हम सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं, फॉर सीवियर और ड्रग रेजिस्टेंस। बेसिकली तो हमारे पास में ये जो मिनरल डिजीज है वो ड्रग से ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर मान के चलिए ड्रग से भी ठीक नहीं हो रही है या मिनरल डिजीज जो है वो सीवियर स्टेज में पहुंच चुकी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में सबसे पहला आता है एंडोलिम्फेटिक सेल शेक, डिकम्प्रेशन एंड संट। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि एंडोलिम्फ से जो है वो हमारे पास में एक संट डाल देंगे, एक पाथवे डाल देंगे, ताकि वहां पे एंडोलिम्फ में हमारे पास में प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो सके। नेक्स्ट आता है वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन में हम क्या करते हैं, कट कर देंगे जो हमारे पास में एट क्रेनियल नर्व है, जिसको हम वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। तो जो वेस्टिबुलर वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा कट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कट नर्व टू स्टॉप वर्टिगो बट प्रिजर्व हियरिंग।
वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व में हम वेस्टिबुल वाला पार्ट लिटिल बिट जो है वो कट कर देंगे, जिससे वर्टिगो नहीं होगा। हाँ, हियरिंग वाला पार्ट ऐसे कैसे जो है वो छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों लैब्रेंटेक्टोमी। इसमें हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय इनर ईयर फंक्शन यूज्ड व्हेन हियरिंग इज ऑलरेडी लॉस्ट। अगर हमारे पास में कोई पर्सन है ऐसा जिसका हियरिंग पूरी तरीके से लॉस हो चुका है, वो सुनाई नहीं दे रहा है या उसको कोई चीज सुनाई नहीं देती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इनर ईयर फंक्शन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि कम से कम जो एंडोलिम्फ इंक्रीज हो रहा था वो तो नहीं होगा। अब एंडोलिम्फ एरोलिम्फ जो है वो हमारे पास में एक ही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंट्राटेम्पेनिक इंजेक्शन देते हैं। इंट्राटेम्पेनिक जो है वो इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे जेंटामाइसिन है, स्टेरॉइड्स है, इनके जो है वो इंजेक्शन दिया जाता है। जेंटामाइसिन क्या करेंगे, टू सिलेक्टिवली एबिलेट वेस्कुलर फंक्शन को रिस्टोर करते हैं, और स्टेरॉइड जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करते हैं। तो ये आ गए हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि अगर मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पास में फेल हो जाता है तो फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं। उसमें सबसे पहले आ गया हमारे पास में एंडोलिम्फेटिक सेल शेक डिकम्प्रेशन या संट डाल देते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन कर देते हैं ताकि प्रेशर जो है वो एंडोलिम्फ में ना बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वेस्टिबुलर नर्व स्टिमुलेशन जो है उसको हम कट कर देते हैं, वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन हम कर देते हैं। उससे हमारे पास में क्या होगा कि वर्टिगो जो है हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं लैम्ब्रेनेक्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो इनर ईयर है, अगर पहले से ही हियरिंग लॉस डैमेज हो चुका है तो हम उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इंट्राटेम्पेनिक इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं, जिसमें हमारे पास में जेंटामाइसिन एंड स्टेरॉइड्स जो है वो लगाया जाता है। ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट को क्लियर करते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में सबसे पहला था ड्यूरिंग एक्यूट अटैक। एक्यूट अटैक में हमारे पास में सबसे पहले क्या करेंगे, वही हमारे पास में कि पेशेंट को बिल्कुल क्वाइट एंड डार्क रूम के अंदर जो है वो रखा जाता है, एंड अवॉइड सडन मूवमेंट ऑफ द हेड एंड टर्न। सडनली जो है वो हेड का मूवमेंट नहीं करना है, मतलब सडनली उठना नहीं है, सडनली यूं इस तरीके से जो है वो नहीं देखना है, क्योंकि सडनली अगर आप देखोगे तो ज्यादा जो है वो हमारे पास में चीजें इंक्रीज होगी। नेक्स्ट प्रोवाइड एमएसएस बेसिन फॉर वॉमिटिंग। ठीक है, यानी कि जो वॉमिटिंग करने के लिए जो हमारे पास में डस्टबिन है वो जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एंड मेंटेन सेफ्टी, सेफ्टी जो है मेंटेन की जाती है, क्योंकि बैलेंस जो है वो अब गड़बड़ हो चुका है, जिसके कारण साइड रेस हम लगा के रखते हैं। एंड असिस्ट विथ एम्बुलेशन, जब भी वो मूवमेंट करता है तो उसको हम जो है वो असिस्ट करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं गिर ना जाए। देन रीएश्योर एंड काम द पेशेंट। ठीक है, बिल्कुल शांत रखेंगे उस पेशेंट को ताकि हड़बड़ाहट ना करें। एंड एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है वो हम एडमिनिस्टर करेंगे। ये सारी चीजें हम करेंगे दोस्तों ड्यूरिंग एक्यूट अटैक। नेक्स्ट आ सकता है बिटवीन अटैक। हम क्या करेंगे, तो बिटवीन अटैक में हमारे पास में क्या होता है कि क्लाइंट नॉर्मली जो है वो ऐसा लगता है कि उसको कोई चीज की दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं सॉरी, क्लाइंट को एजुकेट करते हैं अबाउट डाइट एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। डाइट के बारे में आपको बताइए, कैफीन नहीं लेना होता है, साल्ट नहीं लेना होता है, ये सारी चीजें, अल्कोहल नहीं लेना होता है, तो उसको जो है वो डाइट के रिगार्डिंग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, एजुकेट करते हैं। एंड एडवाइस टू अवॉइड अल्कोहल, कैफीन एंड स्मोकिंग, यानी कि अल्कोहल, कैफीन, स्मोकिंग, इन सबको जो है वो अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनकरेज स्ट्रेस रिडक्शन एंड रेस्ट, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन एंड रेस्ट को जो है वो बढ़ावा देते हैं। जितना हो सकेगा स्ट्रेस को हम कम करते हैं और रेस्ट को जो है हम बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एजुकेट ऑन कोपिंग स्ट्रेटजी फॉर टिनिटस एंड फॉलो अप द ऑडियोमेट्री एंड चेकअप्स रेगुलरली। उसके बाद हम कहते हैं कि कंटिन्यू आप जो है वो ऑडियोमेट्री एंड जो है वो चेकअप कंटिन्यू जो है वो करवाते रहिए। ये हम काम कार्य करते हैं बिटवीन द अटैक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर मिनरल डिजीज को ठीक नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो पहला कॉम्प्लिकेशन आता है परमानेंट सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। ऑफ कोर्स अगर आपने ठीक नहीं किया गया या ट्रीटमेंट नहीं किया तो परमानेंट जो है वो हमारे पास में हियरिंग लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आता हमारे पास में क्रोनिक इम्बैलेंस। क्रोनिक इम्बैलेंस का मतलब होता है कि लंबे समय तक आदमी अपने आप का जो है बैलेंस बना के नहीं रख सकता। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिप्रेशन और एंजाइटी ड्यू टू रिकरेंट अटैक। बार बार जो है वो अटैक होने की वजह से क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो सोचेगा कि यार मैं
किसी मेहमान से मिलने जाऊं, या मान लो जैसे मान लो मेरे कोई हो तो मैं सोचूं यार मैं क्लास लूंगा और उस दौरान मुझे वर्टिगो या फिर जो है वो अटैक आ गया, तो इसके कारण डिप्रेशन और एंजाइटी होगा। एंड फॉल इंजुरीज फ्रॉम वर्टिगो एपिसोड्स, अगर वर्टिगो एपिसोड्स आ गया तो क्लाइंट जो है वो गिर सकता है, जिसकी वजह से जो है वो इंजरी हो सकती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि हमें मिनरी डिजीज के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब कि अगर हम इसको ट्रीटमेंट करें या चीजें दें तो क्या ये ठीक हो सकती है? तो देखो, मिनरी डिजीज इज ए क्रोनिक एंड रिलैप्सिंग, यानी कि मिनरी डिजीज जो है वो क्रोनिक है, लंबे समय तक चलने वाली है, एंड रिलैप्सिंग है। रिलैप्सिंग मतलब चढ़ने उतरने वाली है, घट बढ़ने वाली चीज है। एंड सिम्टम्स के कैन कंट्रोल्ड एंड मेडिकल थेरेपी लाइफ स्टाइल चेंजेस, ठीक है। सिम्टम्स को हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, किसके द्वारा? मेडिकल थेरेपी के द्वारा और लाइफ स्टाइल चेंजेस के द्वारा। एंड लास्ट वन आ जाता है अर्ली ट्रीटमेंट हेल्प प्रिवेंट परमानेंट हियरिंग डैमेज। जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, अर्ली ट्रीटमेंट हम शुरू कर देंगे, तो परमानेंट हियरिंग डैमेज से हम उसको जो है वो बचाया जा सकता है, मतलब क्लाइंट जो है वो ठीक हो सकता है। तो ये थे इसके जो है वो प्रोग्नोसिस। अब आ जाता है हमारे पास में, फटाफट इसकी समरी टेबल ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं, मतलब समरी हम देख लेते हैं, देन उसके बाद फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर कोजिंग वर्टिगो, हियरिंग लॉस, टिंटस एंड फुलनेस ऑफ ईयर। यानी कि ये जो हमारे पास में है, ठीक है, मिनरी डिजीज, ये क्या होता है? ये हमारे पास में इनर ईयर का जो है वो हमारे पास में डिसऑर्डर होता है, जिसके कारण वर्टिगो, हियरिंग लॉस, टिंटस एंड फुलनेस ऑफ ईयर जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोजिज। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हमारे पास में एक्सेस एंडोलिम्फ की वजह से, जिसको इसीलिए इसको हम एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें हमारे पास में एंडोलिम्फ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देन उसके बाद मेन चीजें क्या दिखाएगी मेन ट्राइड्स में? हमारे पास में मेन ट्राइड्स में चार ही चीजें, वर्टिगो, टिनिटस, हियरिंग लॉस एंड फुलनेस, ठीक है। ये भी जो है वो इसी के अंदर आएगा, फुलनेस, ये चीजें, फुलनेस ऑफ ईयर पूरा ही लिख दो, ठीक है। फुलनेस ऑफ ईयर जो है वो भी इसके अंदर ही आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हमारे पास में क्या चीजें निकल के आएगी? डायग्नोसिस में ऑडियोमेट्री करवाते हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रोकोग्लियोग्राफी करवाते हैं। देन हमारे पास में जो है वो इलेक्ट्रो नियोस्टिग्मोग्राफी एंड वीडियो नियोस्टिग्मोग्राफी जो है वो करवाते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं दोस्तों? डाइट कंट्रोल देते हैं। डाइट कंट्रोल में आपको पता है साल्ट रिस्ट्रिक्शन जो है वो दिया जाता है। देन उसके साथ साथ जो है वो डायूरेटिक दी जाती है। देन बीटा हिस्टिन दी जाती है और सर्जरी की जाती है अगर मेडिसिन से कंट्रोल ना हो तो। नर्सिंग केयर की अगर हम बात करें तो सेफ्टी कंट्रोल हमारे पास में सबसे प्रायोरिटी पे रहता है। कंफर्ट, एजुकेशन, मेडिकेशन एडिरेंस, इन सब पे हम जो है वो कंसंट्रेट करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में मिनरी डिजीज जो है वो फिनिश होती है। बिल्कुल थोड़ा सा अटपटा डिजीज जो है वो आपको देखने को मिली होगी, लेकिन कितना क्या समझ में आया ये चीज जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। जो डिजीज को हम बिल्कुल छोटा समझ के जो है वो छोड़ देते थे या पढ़ाई नहीं करते थे, अब आपने उसको डिटेल से देखा है, तो आप मुझे बताइए कि कितना जो है वो आपने इसके बारे में जो है वो गेन किया है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम आगे की चीजों को जो है वो इम्प्रूव कर सके। और भी कोई ऐसा टॉपिक जो आप टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए, बहुत जल्दी भी जो है मैं उसको लेके आऊंगा और उस चीज को जो है वो क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से जो है वो हम समापन लेते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।